डियर लर्नर्स, हम आपका स्वागत करते हैं इस सत्र में। हमारा ये सत्र यूजिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज पे आधारित है। हमारा इस सत्र में फोकस रहेगा ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में, और उसके साथ हम NROER यानी कि नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा EPC 2 BESL 122 के सेकेंड यूनिट यूजिंग ICT फॉर इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, ये EPC 2 BESL 122 का सेकेंड यूनिट है। इस सेकेंड यूनिट से ये टॉपिक लिया गया है और हम इस सत्र में कंटेंट डिस्कस करेंगे और उसके साथ आपकी वर्कशॉप एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। आपने ये EPC का कंटेंट तो देखा होगा कि इस कंटेंट में ना केवल कंटेंट है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी डिस्कस की गई हैं। ये EPC 2 B.Ed प्रोग्राम का पार्ट है और माई सेल्फ डॉक्टर भारती डोगरा, जो कि फैकल्टी मेंबर है स्कूल ऑफ एजुकेशन की, और मैं इस EPC कोर्स BESL 122 को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। चलिए हम इस सत्र में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज किस तरह से टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च में यूज़ किए जा सकते हैं। एज टीचर्स आप ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को किस प्रकार अपनी टीचिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं और इससे स्टूडेंट्स, टीचर्स दोनों बेनिफिट हो सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज में। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज डिजिटल भी हैं और नॉन डिजिटल भी हैं। डिजिटल होने के कारण वो इंटरनेट से आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट से आराम से कहीं पर भी बैठ के इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनको कॉपी कर सकते हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनको रीयूज़ कर सकते हैं, अपनी पेस पे लर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हम डिजिटल वाली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज केवल डिजिटल हैं। नॉन डिजिटल रिसोर्सेज भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के अंडर हम लोग कैटेगराइज करते हैं, लेकिन जो डिजिटल ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस करना, डाउनलोड करना, यूज़ करना, रीपर्पस करना, अडॉप्ट करना, शेयर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम डिजिटल रिसोर्सेज में इंटरनेट का यूज़ करते हैं। और आपको तो पता ही है कि इंटरनेट आजकल कितना पॉपुलर होता जा रहा है। हम सब लोग इंटरनेट के ऊपर रिलाई करने लग गए हैं। तो अगर कोई रिसोर्सेज हमें इंटरनेट के थ्रू प्राप्त हो सके, हम उन्हें डाउनलोड कर सके, हम उन्हें यूज़ कर सके, तो ये रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। चलिए हम जानते हैं कि आज हम इस सत्र में किन किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस सत्र में हम बात करेंगे कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, किन रिसोर्सेज को हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज कहते हैं, फिर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से हम चैलेंजेस फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। फिर हम जानना चाहेंगे कि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस हमारे पास हैं और हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम अपने टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च में यूटिलाइज कर सकते हैं। हम क्यों क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस की बात कर रहे हैं? क्योंकि क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस दे आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन की फील्ड में हम क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंसेस यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज यानी कि NROER क्या है, और उसके बाद हम अपनी इस कंटेंट को डिस्कस करने के बाद, इस कंटेंट के ऊपर चर्चा करने के बाद हम अपनी वर्कशॉप एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे।
जहाँ जहाँ मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने रिप्लाईज़ भेजिए। आपने देखा होगा कि पिछले सेशन में 25 जनवरी रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम में आपने जहाँ जहाँ रिप्लाईज़ दिए हैं, मैंने उसको जो भी आपने कमेंट किया है, मैंने उनके रिप्लाईज़ देने की कोशिश की है, भरसक प्रयास किया है कि मैं आपके सारे कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई दे सकूं। इवन मुझे कुछ मेल्स भी मिली है रिगार्डिंग दी वर्कशीट, सो आई हैव रिप्लाइड दोज मेल्स। चलिए अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, किन रिसोर्सेज को हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मानते हैं। मैं यहाँ पे 2 डेफिनेशंस लूँगी। पहली डेफिनेशन जो कि विलियम एंड फ्लोरा ह्यूलेट फाउंडेशन की है, और नेक्स्ट स्लाइड में एक और डेफिनेशन लूँगी जो कि OECD ने दिया है, और हम इन दोनों डेफिनेशंस के बेसिस पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या हैं, और बाद में हम ये भी जानेंगे कि इन 2 डेफिनेशंस में ऐसी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। यानी कि जब हम कोई हम डेफिनेशन भी देते हैं तो एक डेफिनेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि हम एक डेफिनेशन दे दें और उस डेफिनेशन के थ्रू हम उसे डिफ़ाइन कर दें। हम अलग अलग तरह की डेफिनेशंस यूज़ करते हैं, और वो डेफिनेशंस क्यों डिफरेंट होती हैं, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस, सम सिमिलैरिटीज़ विद द अदर डेफिनेशंस। अब इस डेफिनेशन में जो कि विलियम एंड फ्लोरा ह्यूलेट फाउंडेशन की डेफिनेशन है, हम बात कर रहे हैं कि जो ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है वो हमारे टीचिंग रिसोर्सेज हैं, हमारे लर्निंग मटेरियल्स हैं और रिसर्च के रिसोर्सेज हैं। यानी कि हम इनको टीचिंग में, लर्निंग में और रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, और ये रिसोर्सेज या तो पब्लिक डोमेन में हैं या फिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस के अंडर आते हैं। पब्लिक डोमेन आपको पता होगा, पब्लिक डोमेन मीन्स जो भी रिसोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, यहाँ मैं डिजिटल रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ कि जो भी रिसोर्सेज हमारे इस तरह से अवेलेबल हैं कि हमें उसमें क्रिएटर से परमिशन ना लेनी पड़े, बल्कि जो भी यूज़र है वो उसको बिना किसी परमिशन के यूज़ कर पाए। अब जब मैं रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ तो इसमें कंटेंट भी है, किसी भी तरह का कंटेंट हो गया, even we can have music, we can have paintings, we can have images। तो तरह तरह का हमारे पास ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। तो पब्लिक डोमेन पे जो भी रिसोर्सेज हैं उसके लिए आपको परमिशन नहीं लेना पड़ता। और दूसरे रिसोर्सेज जो OER के अंडर आते हैं वो हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइसेंस मीन्स कि ये वो रिसोर्सेज हैं जिसकी ओनरशिप तो क्रिएटर के पास रहती है, जिसने भी उनको बनाया है उन्हीं के पास रहती है, लेकिन आपको परमिशन मिल जाती है कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, कुछ टाइम के लिए आप उसको फुली या पार्टली यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट यूज़ जो है वो फेयर यूज़ होना चाहिए और रीपर्पसिंग बाय अदर्स। देन अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, व्हाट आर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज? So open educational resources are full courses, course materials, modules, textbooks, streaming videos, tests, software, कोई भी tool, कोई भी material, कोई भी technique, इन सबको हम OER के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इस डेफिनेशन के बारे में समझकर अब हम जाते हैं, अब मूव करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। And this second definition is given by the OECD. OECD is the Organization for Economic Cooperation and Development. Now, according to this definition, what are open educational resources? They are digitized materials. What kind of digitized materials? These digitized materials are free, they are open, and they are free and open for whom? They are free and open for educators, for students and for self-learners to use and reuse for teaching, learning and research. And what all is included? OER के अंडर क्या क्या आता है? इसमें लर्निंग कंटेंट है, सॉफ्टवेयर टूल्स है, टू यूज़
to develop and distribute content and implementation resources such as open licenses. हम open licenses की बात करेंगे इस सत्र में. हम जानेंगे आगे की स्लाइड्स में कि कॉपीराइट और कॉपी लेफ्ट में क्या अंतर है और हम उन लाइसेंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो अभी मैं बात कर रही थी ये सेकंड डेफिनेशन की, और ये सेकंड डेफिनेशन दी है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने. अब हम देखेंगे कि इन दोनों डेफिनेशंस में क्या अंतर है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, कैसे ये दोनों सेम है और कैसे ये डिफ़र करती हैं. ह्यूलेट फाउंड, अगर मैं इनके डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ के लिए मैं 4 क्राइटेरिया लेके चलती हूँ. पहला क्राइटेरिया है ओपन कॉपीराइट लाइसेंस रिक्वायर्ड. सो वी फाइंड दैट इन द ह्यूलेट फाउंडेशन डेफिनेशन, yes, open copyright license is required, but in the OECD definition which we discussed in the previous slide, उसमें open copyright license की ज़रूरत नहीं है. Then right of access, adaptation and republication. Access आपको उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं. अडाप्ट क्यों करेंगे? आपका वो जो रिसोर्स है आपको लगता है कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, तो आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक अडाप्ट कर सकते हैं और उसको रीपब्लिश कर सकते हैं. आपने उसको अडाप्ट किया, मॉडिफाई किया और शेयर कर दिया और फिर से पब्लिश कर दिया. So the same criteria we find that even in the definition which is given by OECD, this criteria is there. So this is one similarity, that right of access, adaptation and republication exists in both the definitions. उसके बाद हम बात करते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेटरी. नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मीन्स कि उसकी एक्सेस सबको मिल सकती है, कहीं पे भी, किसी को भी. तो ये जो डेफिनेशन ह्यूलेट फाउंडेशन है उसमें दिस क्राइटेरिया एग्जिस्ट्स, बट इन द केस ऑफ द सेकेंड डेफिनेशन वी डू नॉट फाइंड दिस क्राइटेरिया. Then the fourth criteria does not limit use or form. Yes, so there is no limitation. You can use it, reuse it and readapt it. Whereas in the OECD definition, we don't find this criteria. Now let us conclude the definition of the open educational resources. That means any definition of open educational resources should highlight that the license which is given is as open as possible, because even for open educational resources also we have licenses. We have licenses and all the licenses are not the same, they differ. And first thing is this, that the open license, the license is as open as possible. It means very few or hardly any restriction. किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन, जितना भी हो सके रिस्ट्रिक्शंस कम होनी चाहिए. और इसके अलावा anyone can access, repurpose or adapt. So whenever we are looking for the definition of open educational resources, we actually search for 2 factors, that the license is as open as possible and then anyone can access, repurpose or adapt the resources. Now let us discuss the benefits of using open educational resources. What are the benefits of using open educational resources? First of all, they are free. Mostly I am discussing here the digital as well as non-digital resources. They are free. Second, you get lots and lots of material, so access to huge amount of study materials. Third, they are for teachers, educators and even for self-learners, because if I am not enrolled in any university या किसी स्कूल में मैं enrolled नहीं हूँ, मेरा admission नहीं हुआ है और मैं घर पे बैठ के पढ़ना चाहती हूँ, तो उस केस में मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं easily open educational resources को डाउनलोड कर सकती हूँ और उनको यूटिलाइज़ कर सकती हूँ. इसके अलावा मैं अपनी पेस पे जा सकती हूँ, बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं दूसरे लर्नर्स के साथ compete करूँ.
मैं अपनी स्पीड पे खुद लर्न कर सकती हूँ। इसके अलावा आपके स्टडी आवर्स बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं एंड यू डोंट हैव टू साइन अप बिफोर यूजिंग देम। देन बिकॉज आई टोल्ड यू दैट इंटरनेट आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है और इन रिसोर्सेज को मैं इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकती हूँ। सो इसीलिए these open education resources are available anywhere and to anyone. Then we also find that these resources can be adapted, they can be repurposed. So these are the benefits of using OER. Now here, you know, I want to emphasize something else also. There is a open education movement. ओपन एजुकेशन मूवमेंट एंड ओपन एजुकेशन मूवमेंट में OER इसका एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। लेकिन ओपन एजुकेशन मूवमेंट में ना केवल ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं बट इसके दो और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं। एक है OCW, ओपन कोर्सवेयर्स। अगर मैं ओपन कोर्सवेयर की डेफिनेशन देखूं, मैं विकिपीडिया पे जाती हूँ और विकिपीडिया पे जाके देखती हूँ कि ओपन कोर्सवेयर को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं या ओपन कोर्सवेयर्स क्या हैं। तो मुझे पता चलता है विकिपीडिया पे जाके दैट ओपन कोर्सवेयर्स जो हैं दे आर कोर्स लेसन्स, कोर्स के लेसन्स हैं। और ये कोर्स लेसन्स किसने बनाए हैं? ये कोर्स लेसन्स यूनिवर्सिटीज़ ने क्रिएट किए हैं। और इसको कहाँ पब्लिश करते हैं? इसको इंटरनेट पे पब्लिश कर दिया जाता है। So let me repeat that open education movement has a number of components. First is OER which we are discussing in this session. इस सत्र में हम बात कर रहे हैं और OER के साथ साथ हमारे पास और भी significant components हैं। एक है OCW and as I told you that these are course lessons which are created by the universities and which are then published to the internet and then they become available. The access is there to everyone everywhere. एक और significant component है open education movement का, that is open access, OA. open access क्या है? open access का मतलब है कि आपको बिना किसी रुकावट के आपको ऑनलाइन एक्सेस मिलती है टू पीयर रिव्यूड स्कॉलरली रिसर्च। और ये स्कॉलरली रिसर्च में क्या क्या आता है? इसमें जितने भी डिसर्टेशंस हैं, बुक चैप्टर्स हैं या फिर मोनोग्राफ्स हैं, इसको आपको यू गेट फ्री एक्सेस थ्रू ऑनलाइन फ्री एक्सेस टू दिस रिसर्च and this is peer reviewed high quality research. And so we find that open education का मतलब केवल open education resources नहीं है but open courseware and open access की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि OER को यूज़ करने के क्या कोई चैलेंजेस भी हैं। क्या जब हम OER को यूज़ करते हैं हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं? तो यस, प्रॉब्लम्स आती हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे OER किसी एक जगह पे नहीं है, दे आर स्कैटर्ड, जगह जगह पे हैं। तो आपको सर्च करके एप्रोप्रिएट OER ढूंढना पड़ता है। जो भी आपको सूटेबल लगता है उसको ढूंढने में आपको एफर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम सब लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, इस बात की समझ नहीं है कि OER के जो ओपन लाइसेंसेस हैं वो कितने प्रकार के हैं और हर लाइसेंस का मतलब क्या है। अगर मुझे कोई लाइसेंस यूज़ करना है तो मुझे कौन से उस लाइसेंस के साथ क्या फ्रीडम है और क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मुझे OER को यूज़ करने से पहले इस बात की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी OER के कौन सी फ्रीडम मुझे मिलती है और कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं। फिर हम बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ OER नीड्स न्यू स्किल्स।
मैंने डाउनलोड कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया OER को अपने मैं कहती हूँ चलो अपनी टीचिंग में, मैं टीचर हूँ, मैंने एक एप्रोप्रिएट OER डाउनलोड किया और उसको मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन मुझे लगता है कि इसको मुझे अडाप्ट करने की ज़रूरत है एज़ पर द नीड्स ऑफ माई क्लासरूम सिचुएशन, है ना। मैं उसको बदलना चाहती हूँ अपने क्लास की ज़रूरत को ध्यान में रख के, लेकिन उस सब को करने के लिए मेरे पास वो स्किल्स भी होनी चाहिए कि मैं इसको चेंज कर सकूं। वो हर एक के पास नहीं होती, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, बिकॉज खाली डाउनलोड करना और यूज़ करना OER का पर्पज़ नहीं है। डाउनलोड करिए, यूज़ करिए, उसको अडाप्ट करिए, रीपर्पज़ करिए, शेयर करिए। सो ये सब करने के लिए आपके पास ICT स्किल्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमें शेयर करने की आदत नहीं है, हम अपने रिसोर्सेज को अपने पास रखना चाहते हैं। तो विद दिस माइंडसेट वी ऑलवेज फेस अ प्रॉब्लम कि आपने उसको शेयर नहीं किया, आपने मॉडिफाई कर लिया फिर भी शेयर नहीं किया, जबकि आपका जो लाइसेंस था उसकी ये रिक्वायरमेंट हो सकती है शेयर अलाइक, बट आपने उसको शेयर नहीं किया। उसके बाद आपको OER को डाउनलोड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, यूज़ करने के लिए, या आप कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए और गुड ICT रिसोर्सेज चाहिए। देन अगर स्कूल्स में और कॉलेजेस में टीचर्स OER क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव भी मिलना चाहिए ना। सो दिस काइंड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ इंसेंटिव टू टीचर्स कि जिन्होंने वो क्रिएट किए हैं और शेयर कर रहे हैं, तो कुछ इंसेंटिव उनको मिलना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो मिसिंग। अच्छा, अब इन चैलेंजेस के साथ साथ मैं कुछ और चैलेंजेस की बात भी करना चाहूँगी जो कि स्लाइड में नहीं है। अगर हम देखें तो चैलेंजेस कई तरह के हो सकते हैं। इस स्लाइड में भी है कि टेक्निकल स्किल्स मिसिंग होती है, आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है। सो दिस कुड बी वन प्रॉब्लम। देन another could be the economic problem, that you don't have resources to afford broadband, hardware and software. This is one thing. Then you don't have resources for creation of materials. Materials को create करने के लिए भी तो आपको resources चाहिए, आपके पास resources नहीं है। तीसरी हम बात करते हैं social challenges, social factors। अब सोशल फैक्टर्स में मैं बात करती हूँ कि मेरी विलिंगनेस नहीं है कि जो मैंने रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूँ, या मैं नहीं चाहती कि जो दूसरों ने क्रिएट किया उनको मैं यूज़ करूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मटेरियल्स हैं ये गुड क्वालिटी के नहीं हैं, सो आई डोंट वांट टू यूज़ देम। अच्छा, इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो स्ट्रेस है वो होता है रिसर्च पे। For creating these materials, they don't, give priority to this activity. They are more interested in research. फिर उनको लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इन मटेरियल्स को क्रिएट करें या शेयर करें। तो ये बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं। इसके अलावा there are legal factors also which act as challenges of using OER. Legal factor means मुझे लाइसेंसेस की समझ नहीं है, मुझे पता नहीं है कि अगर ये ओपन लाइसेंस का ये नाम है तो इस पर क्या फ्रीडम है, क्या इसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। अगर हमें इन OER को यूज़ करना है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को अगर हमने यूज़ करना है, तो बेनिफिट्स के साथ साथ हमें इस चैलेंजेस की समझ भी ज़रूरी है, ताकि हम कुछ इस तरह के एफर्ट्स कर सके, कुछ इस तरह के स्टेप्स ले सके कि वी कैन ओवरकम दिस चैलेंजेस। ओके लर्नर्स, नाउ वी आर मूविंग टू द कॉपीराइट। आपने सुना होगा, जैसे अगर आप कोई रिसोर्स इंटरनेट पे देखते हैं, अगर वो पब्लिक डोमेन पे नहीं है, ओके, आपने कभी नीचे जाके देखा है कि उसमें कॉपीराइट के बारे में लिखा होता है, तो हमें कॉपीराइट की समझ होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कॉपीराइट के थ्रू जो भी क्रिएटर है वर्क का, चाहे कोई वो कंटेंट है, कोई डॉक्यूमेंट है, या वो कोई
म्यूज़िक वीडियो है, और एल्स सम पोएम्स आर देयर, सम पेंटिंग्स आर देयर, सम इमेजेस आर देयर, तो जो भी क्रिएटर है उसको एक लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। एंड ये जो लीगल प्रोटेक्शन है, आप उसका काम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कॉपीराइट अगर हम देखें ये कितने समय के लिए दी जाती है, तो अगर आप कॉपीराइट एक्ट देखेंगे 1957 का, तो अकॉर्डिंग टू दी कॉपीराइट एक्ट 1957, ये जो प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन है, ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द क्रिएटर प्लस 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ। सो यानी कि आप किसी की लाइफ टाइम में और उसके बाद 60 ईयर्स तक इसको किसी भी तरह से कॉपी प्रिंट पब्लिश नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इसकी समझ होना हमें बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिसोर्स को कॉपी पब्लिश करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसका कॉपीराइट एक्ट के बारे में, और तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। कॉपीराइट डिस्कस करने के बाद अब मैं आ रही हूँ ओपन लाइसेंसिंग पे। हम लोग कॉपीराइट से मूव कर रहे हैं ओपन लाइसेंसिंग पे, क्योंकि हम ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। और ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक तरफ कॉपीराइट है, दूसरी तरफ हमारा ओपन लाइसेंसिंग है ना। ओपन लाइसेंसिंग मीन्स दिस गिव्स a licensing clause that gives the author the right to license their work for reuse. And here we use a term copyleft. Instead of using copyright, we are using a term copyleft. And what is copyleft? Copyleft refers to licensing systems that encourages the openness. And the symbol is also given in the slide. Now let us move to the different types of open licenses. There are different types of open licenses. GNU General Public License, this is for software. GNU Free Documentation License, this is for manuals and texts. Open Publication License for content. Open Game License for computer games. Free Art License, art, image or graphics. And Creative Commons, the content which is most popular in the field of education. Now I will be discussing with you I won't be discussing the first 5 in detail, but yes, let us discuss Creative Commons content in detail. Okay, there are different types of Creative Commons licenses. I will be discussing the different types of licenses in the next slide, but before discussing the different types of Creative Commons licenses, मैं आपको ये 4 conditions या 4 rights के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि इन्हीं के combination से आप different types of Creative Commons licenses create करते हैं। तो पहला जो हमारी condition है या जो पहला right आपको नज़र आ रहा है, that is BY. BY is attribution. Now what is the meaning of attribution? Attribution means कि आप किसी भी resource को, this is the most, what should I say, most accommodating kind of a open license, जिसमें सबसे कम restrictions हैं, वो है आपका BY यानी कि attribution. So आप इस केस में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? अगर कहीं पे ये BY लिखा है तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इवन पब्लिश भी कर सकते हैं, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, अगर कोई म्यूज़िक वीडियो है परफॉर्म कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपने उसको रेफरेंस दिया है जिसने क्रिएट किया है और आप उसको उस तरह से क्रेडिट दे रहे हैं क्रिएटर को जैसा कि क्रिएटर ने रिक्वेस्ट किया है। अगर जिसने भी क्रिएट किया है वो आपको लिखेगा कि मुझे इस तरह से क्रेडिट किया जाए, तो अगर आपने क्रेडिट दिया है टू द क्रिएटर, ओके, सो देन यू कैन यूज इट, यू कैन डिस्प्ले इट, you can publish it, you can modify it, you can perform it.
So you have every right, provided you have given the credit and you have also given a reference to the creator. अब मान लीजिए कि मैं यूज़ करना चाहती हूँ और मैं क्रेडिट नहीं देना चाहती, तो उस केस में मुझे क्रिएटर को लिखना पड़ेगा और परमिशन लेनी पड़ेगी कि मुझे ये रिसोर्स यूटिलाइज करने की परमिशन दी जाए, लेकिन मैं आपको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगी. सो इफ़ यू गेट परमिशन देन यू कैन डू इट. ओके, नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड कंडीशन और द सेकेंड राइट. व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? Second condition is non-commercial. The symbol says non-commercial. So non-commercial means if NC is written on any particular resource, then it means that I can use it, publish it, display it, perform it and modify it. But I can modify it provided non-derivative is not written. If non-derivative is also written, then that is not possible. So I am taking it, I am going with this assumption. मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि non-commercial के साथ non-derivative नहीं है, तो I can modify it also. I can use it I cannot use it commercially, but I can publish it, adapt it, and modify it provided ND is not written. Now suppose I want to use it commercially, so then I have to seek permission from the creator that I want to use it commercially, please provide me permission for that. So this is the second condition or second right. Now I am moving to the third condition or the third right, that is ND. ND means non-derivative. As I told you, in the case of the non-derivative, we cannot modify it. So what am I expected to do? किसी रिसोर्स पे अगर ND लिखा है, देन मुझे उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ को यूटिलाइज़ करना होगा, मुझे उसकी ओरिजिनल कॉपीज़ को यूज़ करना होगा एंड मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकती. अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो इस केस में भी मुझे क्रिएटर से परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड परमिशन के बाद ही मैं इसको मॉडिफाई कर सकती हूँ. चौथी कंडीशन है हमारी SA, दैट इज़ शेयर अलाइक. शेयर अलाइक का मतलब क्या है? शेयर अलाइक का मतलब है कि आपको जो भी रिसोर्स आपने एक्सेस किया है, आप उसको यूज़ करिए, अडाप्ट करिए, परफॉर्म करिए, डिस्प्ले करिए, मॉडिफाई करिए और इसको कमर्शियल एज वेल एज नॉन कमर्शियल यूज़ करिए, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग इट फॉर यू आर गोइंग बाय द सेम टर्म्स. जो ओरिजिनल रिसोर्स था उसमें जो भी लाइसेंस है या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, योर मॉडिफाइड वर्क विल ऑल्सो कैरी द सेम लाइसेंस, द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस. दिस इज द मीनिंग ऑफ द शेयर अलाइक. नाउ इफ यू वांट टू चेंज द टर्म्स एंड कंडीशंस और if you want to change the license, you have to ask for the permission. That permission needs to be taken from the creator. Now I have discussed with you the meaning of these four conditions or rights. Now by mixing these four conditions or four rights, we can construct 6 different types of licenses which are Creative Commons licenses. Now learners, I want to discuss with you that how these licenses can be assigned. How can we assign these different licenses? Okay, before moving to how these licenses can be assigned, I am discussing with you the 6 combinations which I was discussing in the previous slide. We have public domain where there are no restrictions. So as we are moving from the top to the bottom, we are moving from the least restrictive license to the most restrictive license. So we have public domain on the top, then we have attribution, which I was discussing with you, that you have to give the credit as requested by the creator and you have to also reference the work. Then attribution, share alike, this means
you have to, attribution is written, so you have to give the credit, and share alike, you have to share even the modified versions, with the same terms and conditions with the same license. Then attribution, non-derivative. Attribution, you have to give reference, you have to give the credit. Non-derivative means you cannot modify. So you have to retain the original copies. Then attribution, non-commercial, that means commercial use is not possible and credit needs to be given. Attribution, non-commercial, share alike, here credit needs to be given, cannot be used for commercial purpose, and the modified versions are to be shared with the same terms and conditions. Then comes the most restrictive open license, that is attribution non-commercial to Wikipedia, and we find that this is a license which is given to Wikipedia, and this is also in the case of the materials which can be shared and which can be attributed. So now I am moving to the how to assign a common creative license. Suppose I have created Go to the website. Creative Commons. Dot. Suppose I have to assign Creative Commons license to my work, or you have to assign the license to your work. So in that case, you can go to creativecommons.org, this website, and you will find that there are certain options given. So when you click an option, that option will update the panel and you will arrive at a particular license. You will arrive at a particular license. You can see the license features. Suppose allow adaptation of your work to be shared. If I say no, then allow commercial uses of your work. If I say no, so see the license attribution non-commercial share alike for international. If I say yes, allow adaptation, allow commercial use also. So the license is attribution for international. I say allow adaptation, no. Allow commercial use of your work, yes. So attribution, no derivative for international is a license given to your materials. Allow adaptation of your work to be shared, yes, as long as others share alike. Allow commercial use of your work, yes. So the license is attribution share alike for international. Allow adaptation of your work to be shared, yes. Allow commercial use of your work, no. So what is a license? Attribution non-commercial for international. So learners, you can see, yes, now allow adaptation, no. Allow commercial use, no. So the selected license is attribution non-commercial, no derivative for international license is given to the materials which we have created. So in this manner, through this video I have shown that in this manner we can visit the creativecommons.org website and can fill the options. The options are given, you can fill them, and accordingly the panel will be updated and a particular license will be given to the material which you have created. The YouTube link of the video is also provided on the top. The video is given and the YouTube link of the video is also provided to you. So in case you want to revisit and you want to understand, you can do it. Now I am moving to the next slide. What is National Repository of Open Educational Resources?
See, I have already given you an introduction to the open educational resources. Next we will discuss what is NROER. Now, NROER is a collaborative platform which brings together everyone interested in school and teacher education. Now, it is initiated by the Department of Education, School Education and Literacy and Ministry of Human Resource Development, Government of India, and it is being managed by the CIT, that is Central Institute of Educational Technology, NCERT, New Delhi. Okay, now before visiting repository of open educational resources, now let me tell you that what is the purpose of this repository. First of all, this repository has resources, and what kind of resources are there? There are resources for all school subjects and for all school grades, and they are available in multiple languages. This is one thing. And how these resources are presented as a semantic map of concepts. They are presented in that manner. Then, when you revisit the repository, you find that there are different types of digital resources. There are videos, there are audios, then there are interactive modules, there are images, there are tests, there are the quizzes available. So, there are different types of resources, and these resources are mapped to school subjects. Now, when I visit, this is a screenshot of the NROER website. Now, when I visit NROER website, I find the themes. Now, these are the thematic concepts which are linked to the school subjects. And when I move to the next slide, I find that themes and topics which are mapped to the national curriculum, OER. Okay, so I can see that there are different school subjects given, and when I click any school subject, I find the topics. And when I click any topic, I will find that these are the resources, whether the PDFs are available, videos are available, audios are available. So, whichever resources are available for that particular topic, you will find a mention of that. Now, I want to discuss here another video. The YouTube link is, you can see the YouTube link for this video. Mentioned on the top, how to search NROER website for teaching learning resources. So, let's see if I can show you this video. We are going to NROER.gov.in. We are moving to this. So, let's go to okay. So, we are moving to this video. Let's see if this plays, the video on searching NROER website. Okay. See, I'll repeat it, that for uploading or for downloading the resources from NROER website, this video is not playing. We have to go to the NROER.gov.in. Once I go there, then I can find the themes. When I click the themes, I can see the different subjects, school subjects. Then if I click any school subject, I will find the topics which are available. And once I click any topic, I find a mention that whichever documents or videos or audios or images are available for that particular topic. So, as per my need, as per the discipline or the subject which I am teaching, I can download the resource, and then this resource can be
utilized in the lesson plan. Now, I would like to ask you a question. Do you have any idea that what kind of license is given to these resources? Please check the NROER repository and see that what license is given to the resources which are uploaded on the NROER. And please tell me that this is the this is the license which is given to the resources. And another thing which I want to emphasize here, is this, that not only you can download the resources, you can also upload your resources, and these resources can then be accepted by the repository after the review by the experts. And another thing I want to emphasize here, that if we are teachers और हम अपना कोई resource contribute करना चाहते हैं, तो वो resource experts के review के बाद वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है. और एज टीचर्स व्हेन आई विजिट NROER, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, मैं उसको डाउनलोड कर सकती हूँ, मैं उसे शेयर कर सकती हूँ रिसोर्स को, मैं उस पर कमेंट कर सकती हूँ, और कमेंट करने के साथ साथ मैं उस रिसोर्स की रेटिंग भी कर सकती हूँ. तो इतने सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं फॉर दी NROER रिसोर्सेज. Now I am coming to the workshop activity. What is the workshop activity? Using suitable resource from NROER, National Repository of Open Education Resources. And what are the objectives of this activity? Identify different themes and tools mapped to the national curriculum in their subject areas. Locate different resources such as images, audios and videos available for different topics covered in the classroom, and use selected digital resources in their lesson plan. Now what is a pre-workshop activity? As I told you, मैंने आपको पहले से बताया था कि BESL 122 जो EPC कोर्स है एप्लीकेशन ऑफ ICT, उसका यूनिट 2 यूज़ ऑफ ICT फॉर इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, उसमें इस कंटेंट को कवर किया गया है. तो आप उसको पढ़ेंगे, दैट इज़ योर प्री वर्कशॉप एक्टिविटी. देन व्हाट इज़ द वर्कशॉप एक्टिविटी, whether the एक्टिविटी को आप ग्रुप लेवल पे कर रहे हैं या इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं, आप एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे. नॉट वॉच द वीडियो प्रॉपरली. आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द यूट्यूब लिंक फॉर द वीडियो, सो you can click that YouTube link, can see the video. That will help you that how the resources can be downloaded from the NROER website, and डाउनलोड करने के बाद आप उसको अपने लेसन प्लान में यूज़ कर सकते हैं, और ये आपकी वर्कशॉप एक्टिविटी का हिस्सा है. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज हम किन्हें कहते हैं, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज क्या हैं, और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज प्लस OCW एंड OA ये ओपन एजुकेशन मूवमेंट का हिस्सा है. हमने इसके बारे में इस सेशन में चर्चा की. उसके बाद हमने चर्चा की कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के जो डिफरेंट लाइसेंसेस हैं, कॉमन क्रिएटिव लाइसेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड. हमने ये भी बात की कि इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रेस्ट्रिक्टिव लाइसेंस कौन सा है एंड लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव कॉमन लाइसेंस कौन सा वाला है, वो भी हमने बात की है. और अगर हमने कुछ एजुकेशनल मटेरियल्स क्रिएट किए हैं और हम उन्हें कोई कॉमन क्रिएटिव CC लाइसेंस देना चाहते हैं, तो कैसे कॉमन क्रिएटिव के वेबसाइट पे जाके हम लाइसेंस दे सकते हैं. उसके लिए हमें कुछ ऑप्शंस फिल करनी होंगी. ऑप्शन फिल करने के बाद वो पैनल अपडेट हो जाएगा और आपके मटेरियल को कौन सा लाइसेंस मिलेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. फिर हमने बात की नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की, विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ NROER, what are the resources available there, what are the options you have,
you can download it, you can share it, you can comment on the resource and you can also rate it. अगर आप चाहें तो आप अपना रिसोर्स भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस रिसोर्स को एक्सपर्ट्स रिव्यू करेंगे और उसके बाद वो NROER का हिस्सा बन सकता है। फिर मैंने बात की वर्कशॉप एक्टिविटी की कि वर्कशॉप एक्टिविटी में आपको एक रिसोर्स, एक या एक से ज़्यादा रिसोर्सेज आप NROER से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको आपने अपने लेसन प्लान में यूज़ करना है एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर वर्कशॉप एक्टिविटी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग विच आई हैव डिस्कस्ड इन द सेशन। इस सत्र में हमने जिन जिन पॉइंट्स पे बात की है आपको समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो you can always write a mail to me at bhartidogra@ignou.ac.in. Thank you very much, learners, for your patience.